नमस्कार साथियों। मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। एमटीएस 2024 जितने भी सेट में पेपर कंप्लीट हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सबसे पहले हम आपके सामने लेके आए हैं। पूरे इफेक्टिव तरीके से आपको कराएंगे। हर क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता था, एक क्वेश्चन को सोचने की सबसे शॉर्ट क्षमता क्या होती है, सारे की सारे यहाँ पे आपको डिस्कस कराए जाएंगे। तो सर मैं आपको बता दूं, एमटीएस में हमने जिस तरीके से डिजाइन किया है वो किया है डिफिकल्टी लेवल से। जिन सवालों में आपको करने में सबसे ज्यादा समस्याएं आई होंगी पहले उन सवालों को करेंगे और ये कई सारे पार्ट्स में कंप्लीट होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं सारे के सारे आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट फर्स्ट से अपन ने शुरू किया है। जितनी भी क्लास हो पाएगी, जितनी एक क्लास में क्वेश्चन हो पाएंगे, अपन कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर डिफिकल्टी लेवल है तो इसका मतलब यह है कि सवाल को थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका सीखा हुआ ना हो सकता है कि सवाल पहली बार आप देख रहे हो, कभी आपने किसी बुक में उस क्वेश्चन को ना देखा हो, तो उस सवाल को समझने में थोड़ी सी सतर्कता बरतना। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट आपके पूरे बता दूंगा। जहां मैं टाइम बचा सकता हूं, जैसे कैलकुलेशन में आपका टाइम बचा सकता हूं, वो मैं खुद करवा दूंगा वहां पे। बात समझ आती है? चलो बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं बताऊं अगर आपको कि जो पहला क्वेश्चन था, ये जितने भी बच्चों ने पेपर दिया होगा उनमें से 12% बच्चे ऐसे थे, लगभग 12% बच्चे जो इस सवाल को सही करके आए हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 12 में से 6% बच्चे ऐसे रहे होंगे जो पूरा पेपर सॉल्व, मतलब पूरा सवाल सही तरीके से सॉल्व करके आए होंगे। नहीं तो सर 100 में से 6 लोगों का तो तुक्का भी लग गया होगा। तो जिस तरीके से जो डिफिकल्टी लेवल था आपका, उसी तरीके से हम पूरे पेपर को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए सर, पूरे इत्मीनान से मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, तो हम सवाल के एंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, एक राशि 9.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 13,893.75 हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि जो पैसा हो जाता है, समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, जो पैसा हो जाता है हम यही पढ़ते हैं ना, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। जो पैसा हो जाता है, जो पैसा हम उधार देते हैं वो प्रिंसिपल होता है, उसमें कुछ ब्याज जोड़ दिया जाता है, दोनों को ऐड करने के बाद जो पैसा हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? इसके बराबर हो रहा है। तो पहले तो यहां से लेके यहां तक की जो भी लाइन का सॉल्यूशन होगा वो कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। क्या यही एग्जाम की अप्रोच होती है? लाइन को पढ़ते चलिए और पेन को चलाते रहिए, आपका आंसर एंड तक निकल के आ जाएगा। चलो सर, एक राशि 9.25%, इसका मतलब ये है कि 9.25 रुपए का आपको हर साल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 9.25% का हर साल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने जो पैसा किसी को दिया वो कितने साल के लिए उधार दिया? 5 साल के लिए। तो 5 साल में बेटा आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा 45 तो ये हो गया आपका, और 25 पंजे 125 ये हो गया, तो 46.25% का आपको ब्याज मिलेगा। मतलब आपका प्रिंसिपल जो भी रहा होगा उस पे आपको 46% का ब्याज मिलेगा। जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए और लगभग 46% आपको ब्याज देना है, तो जो सामने वाला पैसा आपको अमाउंट वापस करेगा वो 146% ही करेगा ना, और ये अमाउंट की वैल्यू है। तो प्रिंसिपल का 146.25% जो होगा वो सीधा सीधा आपको किसके बराबर दे रखा है? 13,893 और 0.75 के बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आई मेरी बात समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो देखो इस वाले पॉइंट से तो ये वाला पॉइंट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा। ये पूरा पूरा इससे कट जाता है 95 टाइम्स। आई मेरी बात समझ में? और जब हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो जो 100 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर हमारा कितना? 95 100।
इतनी कैलकुलेशन थी आपका प्रिंसिपल महज निकालने की। अब आगे क्या कह रहा है, उसी राशि पर, मतलब 9,500 रुपए ही आपने किसी को दोबारा से दे दिए, उसी राशि पर 8.6% पर एनम की इंटरेस्ट से 8.6% की ब्याज दर पर 54 महीने। और आपको पता होगा जब हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूले को किससे डिवाइड करते हैं, 12 से, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है और ये हमारा न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो वो कह रहा है बताइए अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो सिंप्लीफाई कर ली, अगर मैं 6 से काटता हूं तो 2 बार कट जाएगा, 6 से काटता हूं तो 9 टाइम सिंप्लीफाई होगा, 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.3 टाइम्स कट जाएगा। तो मेरा आया ये 95 इंटू 4.3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सर आपके सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो सीधी सीधी आ जाएगी 3676.50। ये आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सर क्या कारण रहा कि लगभग 100 में से केवल 12 बच्चे ही ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को सही करके आए। उसका केवल एक ही रीजन हो सकता है और वो रीजन है सर कैलकुलेशन। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एसएससी के चाहे किसी भी सेक्टर का पेपर हो रहा हो, वो आपको कभी भी कॉन्सेप्ट में नहीं फंसाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप तैयार करके जा ही रहे हैं ना। हमारी अगर उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी बहुत बेहतर हो जाए तो इसका मतलब यह है कि सवाल का जवाब तक पहुंचने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका सर मेंसुरेशन से है और मेंसुरेशन में 2 पार्ट होते हैं, 2D और 3D। तो क्वेश्चन जो आपका है वो 3D से। वो क्या कह रहा है, ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर समतल द्वारा आधार से h/4 ऊंचाई पर काटा जाता है। अब सवाल को करने के 2 तरीके आपके पास थे। या तो जो डेटा आपको सवाल में दे रखा है h और r, इसी डेटा से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर अपनी तरफ से कुछ भी हाइट मान लीजिए और अपनी तरफ से कुछ भी उसकी रेडियस मान लीजिए। देखो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि देखो यार h और r दोनों अननोन है, और जब दोनों ही चीजें अननोन है तो दोनों की कैलकुलेशन करना बहुत भारी हो जाएगा। इससे अच्छा क्यों ना इनको किसी वैल्यू के साथ पुट कर लिया जाए। जैसे आपसे कहा गया एक शंकु है, तो मैं पहले शंकु बना देता हूं। ये लीजिए, इसकी जो रेडियस है ये इसकी रेडियस होगी, और यहां से लेके यहां तक ये इसकी क्या हो जाएगी सर, हाइट हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी जितनी भी रेडियस होगी या इसकी जितनी भी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई को 1/4 काट दिया। मतलब अगर मैं इसकी ऊंचाई को 4 मान लूं पूरी, तो इसकी ऊंचाई को हमने कहां से काट दिया, 1 से काट दिया। तो इसके 2 पार्ट हो गए, यहां से यहां तक इसकी जो हाइट होगी वो 1 होगी, और ऊपर वाले की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप यहां पे हाइट को h लेते तो ये h/4 हो जाता और ये 3h/4 हो जाता। बात तो सीधी सीधी वही थी कि नहीं थी। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जिस अनुपात में इनकी ऊंचाइयां बढ़ती हैं उसी अनुपात में इनकी रेडियस भी डिवाइड होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रेडियस भी मैंने 4 मान ली, तो आपकी यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि अगर ये 4 में टूटा है 3 के साथ, तो ये भी 3 में टूटेगा। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां आपसे कहूं कि क्या पूछ रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। परिणामी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है परिणामी शंकु का, तो यही शंकु मुझे प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, ये कोण मुझे मिल गया यहां से एक, समझ रहे हो ना बेटा। ये वाला एक कोण मुझे तैयार हुआ, और वो कह रहा है कि इसका आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए तो मेरे पास स्लैंट हाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई r इंटू एल
चलो ठीक है, पाई इंटू आर की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली 3 है, एल तो चाहिए। अगर ये 3 है और ये 3 है और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट 18, और रूट 18 से कितना बाहर आ जाएगा 3√2। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो स्लैंट हाइट होगी वो 3√2 के बराबर हो जाएगी। इसका रेशो निकालना है किसके साथ? इसका रेशो निकालना है सर क्षेत्रफलों का, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का छिन्नक से। छिन्नक क्या है? अब यहाँ पे अगर एक नया डायग्राम देखें तो अगर मैं आपसे दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ से सर, ताकि चीजें समझ आ जाएं। सर एक तो देखो ये बन रहा है, समझना एक बार आराम से, और एक ये बन रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो अलग होगा ये तो फर्स्ट टर्म बनेगा ना, छिन्नक बनेगा। और छिन्नक का अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ इसकी भी मुझे क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, एल। और ये एल कैसे निकालते हैं जरा याद करिए, आपको कैसे सिखाया गया होगा कि सर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये 1 है तो ये भी 1 होगी, और अगर ये 3 है तो यहां से यहां तक ये भी 3 हो जाएगी। एक बात बताओ, अगर ये पूरी 4 है और ये 3 है तो ये कितनी हो गई 1। ये 1 है, ये 1 है, 1 1, तो आपकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी सर, √2 हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? तो आप कहेंगे सर इसका जो एरिया होगा पाई इंटू आर प्लस आर, लिख देता हूं पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ताकि आपको पता रहे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 4 और 3 7, और L जो स्लैंट हाइट है वो आपकी वैल्यू कितनी है, √2 के बराबर। √2 से √2 सिंप्लीफाई हो गया, पाई से मैंने पाई की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली। तो यहाँ पे अगर ये 9 है तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7। तो आप कह सकते हैं 9:7 हमारा रिजल्ट सही होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको करके देखना H और R से। H और R जब आप यहां रखोगे तो उनको काटने में, कॉमन लेने में सर बड़ी दिक्कत आएगी आपको। इससे अच्छा जब हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो क्यों ना डेटा हम अपने हिसाब से मान लें जो हमको सवाल करने में आसानी पैदा करे। चलिए, 2 कार बेंगलोर से मैंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यदि एक कार यात्रा में 2 घंटे का कम समय लेती है तो बेंगलोर और मैंगलोर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। आपने पढ़ा होगा सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें अपन डिस्टेंस निकालने के लिए 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू टी, यही होता है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस वाला। तो प्लस वाला फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब जाने का और आने का दोनों टाइम दे रखे होते हैं, दोनों का एडिशन दे रखा होता है। और माइनस वाला फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब जाने और आने का डिफरेंस दे रखा होता है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक आप इधर जा रहे हो, दोबारा जा रहे हो, पहले जब आप गए थे तो आपकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और दोबारा जब आप गए तो आपकी स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर। और दोनों के टाइम का जो डिफरेंस आपको दे रखा है कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा कितना कम टाइम लगेगा, वो आपको दे रखा है टी आवर्स। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे की जाती है, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू, और यहां से जो डिस्टेंस निकल के आती है सीधा सीधा किस में निकल के आती है बेटा, किलोमीटर में आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाती है। जैसे देखिए, आप जब एक बार जा रहे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी 40, दोबारा गए तो स्पीड कितनी थी 60 थी, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 2 था। तो मैंने रख दिया 65, सॉरी माफ करना यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि डिफरेंस वाली टर्म है। 60 कितना है 40 और 65, यहाँ पे 60 नहीं है 65 है, 65 करिए तो ये हो गया बेटा 65 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 40 इंटू 2, यही होगा। तो सर ये हो गया 65 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25, 25 बच गया नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करना है सर 2 से। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 8 बार,
5 से कट जाएगा सर 13 बार। 13 इंटू 8 कितना होता है सर 104। 13 अट्ठे 104 और 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 208। तो आप कह सकते हो कि बेंगलोर से और मैंगलोर तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 208 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? बस ये याद रखना, उसने कह रखा है वैसे तो कि किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, कई बार हो सकता है कि वो आपको मीटर में दे दे या सेंटीमीटर में दे दे और आप सीधा सीधा उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो वहां उत्तर नहीं निकल के आएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्काउंट के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा असमंजस है, कई सारे प्लेटफॉर्म इस सवाल का जो आंसर बताते हैं वो ए बताते हैं और कई सारे प्लेटफॉर्म इस सवाल का जो आंसर बताते हैं वो डी बताते हैं। अपन पूरा सवाल को सॉल्व करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए, वो कह रहा है एक दुकानदार छूट की निम्नलिखित 3 योजनाएं घोषित करता है। कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? एक बार बताओ। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्राहक को सबसे ज्यादा योजना कौन सी लाभदायक होगी जिसमें छूट का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा होगा। तो हमें बस ये देखना है कि ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारा छूट का प्रतिशत क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा रहा होगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए सर देखो, वो कह रहा है बाय 25 आइटम्स, आपने कितने सामान खरीदे 25 एंड गेट 30, और आपको कितने मिल गए 30 मिल गए। तो सर जब हम निकालते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं कि अगर आपने 25 सामान खरीदे हैं और आपको 30 सामान मिल गए हैं तो आपको कितने सामान फ्री मिले हैं 5। आपको 5 सामान फ्री में मिल गए क्योंकि पैसा कितने का दिया था 25 का, वो कितने दे रहा है 30 आइटम, तो कितने सामान फ्री दे रहा है 5 सामान आपको फ्री दे रहा है। लेकिन 5 सामान कितने सामानों पे फ्री मिले हैं 30 सामान पे फ्री मिले हैं। हमने जब 30 सामान खरीदे थे तो उसमें से 25 का तो पैसा दे दिया था, 5 आर्टिकल फ्री मिल गए थे। तो कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल रहा है? 5 से काटेंगे आप 6 बार तो यहां पे आपको लगभग 16.66% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो कंडीशन सर आपकी हो गई ए। अब मैं आ जाता हूं बी कंडीशन पे कि बी कंडीशन आपकी क्या कह रही है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 18%। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। यही होता है ना। जब आपको 2 डिस्काउंट दे रखे होते हैं तो आप कहेंगे 12% प्लस 18% माइनस में 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 और ये परसेंट, इतना मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 18 30 माइनस, सर जब करेंगे इसको 18 दूनी 36 का 6 3 बच गया, 18 एकम 18 और 3 21 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो ये माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। तो आप कहेंगे माइनस कर लेते तो ये हो गया 27.84%। तो दूसरा डिस्काउंट हो गया 27.84। इसका मतलब दूसरा पहले से तो ज्यादा लाभदायक है किसी भी कस्टमर के लिए। तीसरे की बात करते हैं। 2 सक्सेसिव इक्वल डिस्काउंट ऑफ 15%, ये भी सक्सेसिव है लेकिन यहां दोनों अलग अलग दे रखे थे, यहां पे दोनों 15-15% है तो इसका भी निकाल लेते हैं। एक 15% है, दूसरा भी 15% है, माइनस में 15 इंटू 15 अपॉन 100 और परसेंट सबके साथ लगाया तो इधर भी लगा देते हैं। तो 15 और 15 30 हो गया बेटा, ये हो गया 225 और करेंगे तो 2.25 और जब 30 में से 2.25 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27.75। अब आप सीधा सीधा देख लीजिए कि जो छूट सबसे ज्यादा होगी
वही डिस्काउंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा एक कस्टमर के लिए, होगा कि नहीं होगा? चलो कर लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि सबसे पहला डिस्काउंट आपको कितना मिला? 27.84 सबसे ज्यादा था। उससे ज्यादा, उससे कम कौन सा था? 27.75। और सबसे कम कौन सा था? 16.66। वो कौन सा डिस्काउंट होगा जो कस्टमर के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा? वो बी होगा। तो आप कह सकते हो केवल और केवल बी जो होगा वो कस्टमर के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपकी स्क्रीन पर है सर। एक आंतरिक व्यास कुआं 2D से क्वेश्चन है, सॉरी 3D से क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? 10 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं 10 मीटर की गहराई पर खोदा गया। मैं पहले बना लेता हूं, देखो तसल्ली से। 10 मीटर आंतरिक व्यास दे रखा है कुएं का। कुआं कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। ये लीजिए सिलेंड्रिकल कुआं है। तो मैं पहले इसको यहां से बना लेता हूं। वो कह रहा है कि इसका जो व्यास है ना वो 10 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और इसको जो खोदा गया उसकी गहराई कितनी थी? 10 थी। ये लीजिए सर। अब एक बात बताओ, मान लीजिए पहले जमीन हुआ करती थी, कुआं खुदा नहीं था, तो इसमें से जो भी मिट्टी बाहर निकल के आएगी, इसमें से जितनी भी मिट्टी बाहर निकलेगी वो इस बेलन के आयतन के बराबर निकलेगी जितना आपने कुआं नीचे से खोद दिया होगा। चलो अब वो क्या कह रहा है? इससे क्या बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है, इसमें से निकली गई मिट्टी कुएं के चारों ओर 12 मीटर की चौड़ाई में फैलाकर तटबंध बनाया जाता है, मतलब चबूतरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई मीटर में, तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए लगभग कितनी होगी। वो कह रहा है अप्रोक्स वैल्यू तटबंध की ऊंचाई की बता दीजिए कितनी होगी। तो एक बार बताओ सबसे पहले तो कि इसमें से जो मिट्टी निकली वो कितनी निकलेगी? तो इसके आयतन के बराबर, आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इतनी मिट्टी निकलेगी। और इतनी मिट्टी से आपने क्या किया? इसके बाहर बाहर चबूतरा बना दिया इस तरीके से। ये अंदर कुएं का हिस्सा था और आपने चबूतरा तैयार कर दिया। जितनी भी ऊंचाई का चबूतरा तैयार होगा, भगवान जाने कितनी ऊंचाई का चबूतरा तैयार होगा, वही तो निकालना था हमें। इस तरीके से आपने साइड साइड में चबूतरा तैयार कर दिया जिसमें यहां मिट्टी है और बीच में से ये पूरा क्या है? खोखला है। क्या बोल रहा है कि निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 12 मीटर तक, ये जो चबूतरा बना है ना, ये यहाँ पे जो चबूतरा आपका तैयार हुआ है पूरा पूरा, ये यहां से कितने मीटर पे है? 12 मीटर पे है। कितने मीटर पे बेटा? 12 मीटर पे। एक बात बताओ, ये रेडियस कितनी है? 5 है। ये कितनी है? तो इस चबूतरे की जो बाहरी सतह होगी, ऐसे बना लेता हूं, इस चबूतरे की जो बाहरी सतह होगी वो 17 हो जाएगी और अंदर वाली सतह कितनी होगी? 5 हो जाएगी। तो इसमें यही यही तो मिट्टी लगी होगी ना, बीच में से तो कुआं खाली है, चबूतरा तो कुएं के बाहर बाहर बना होगा। तो सर इस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो इस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं? अब इस मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा? पाई, बीच का भाग निकाल दीजिए। और बीच का भाग आप कैसे निकालेंगे? जब दोनों को माइनस कर देंगे, इनटू अब ये कितनी ऊंचाई तक लगाया जा सकता है ये निकालने के लिए, कुएं में कितनी गहराई तक लगाई जा सकती है मिट्टी, उसके लिए मैं h मान लेता हूं इसकी हाइट। तो h ही मुझे निकालनी थी सर। तो ये हो गया 250 पाई, 250, पहले तो पाई से मैं पाई से कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो 250 बच गया। अब आगे चलते हैं। 17 का स्क्वायर होता है जी 289, 5 का स्क्वायर होता है जी 25, और h का मेरा h बच गया। तो ये हो गया 250 इज इक्वल्स टू, जब माइनस करेंगे 4 आएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा और 2 आ जाएगा, 264 इंटू एच। और जब जब इन दोनों को सिंप्लीफाई आप करेंगे तो इसकी हाइट की जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 0.95। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 0.95। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिन बच्चों को डेसिमल नंबर्स के एचसीएफ निकालना आता है उनके लिए तो यार ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो डेसिमल नंबर का एचसीएफ निकालना नहीं चाहते, वो इनको फ्रैक्शन में तोड़ के निकाल रहे होंगे, तो मे भी हो सकता है कि इसका आंसर आपका क्या निकल के आए? गलत निकल के आए। देखो मैं समझाता हूं। वो कह रहा है 1.75
दूसरा डेटा 5.6 और तीसरा डेटा 7। इन तीनों का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। जब भी हम डेसिमल वाले नंबर्स का HCF निकालते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स का HCF निकालते हैं, तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, या फिर पॉइंट के बाद जितने डेटा दिए हुए हैं, जितने डिजिट दिए हुए हैं, उन सबको सेम करते हैं। जैसे भाई अगर मैं यहां पे इसको लिख दूं 7.00, इसको लिख दूं 5.60, तो ये पॉइंट के बाद डेटा सेम हो गए दो दो। अब आप कहोगे सर पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, पॉइंट। ध्यान रखना 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ऐसे नंबरों का HCF निकालना है जिनमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। अब ऐसा नंबर बताइए जो 35 को, 560 को और 700 को काट दे और सबसे बड़ा हो। तो 7 भी काटेगा, 35 भी तो काट रहा है। 35 एक ऐसा नंबर है जो 700 को भी डिवाइड करेगा, 560 को भी डिवाइड करेगा, 175 को भी डिवाइड करेगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया, तो इन दोनों का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.35। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो गलती बच्चे करते हैं उसको एग्जाम में यहां पे करके मत आना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया। पहली बात तो ये है कि जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था अभी आपसे 2 दिन पहले, जब मैं इसके इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तैयार कर रहा था, तो एमटीएस में आने लायक तो कतई क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस पूछ रहा है, शायद भूल गया है कि मुझे कहाँ पूछना चाहिए था और कहाँ नहीं पूछना चाहिए था। अगर इस तरीके के क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर सीजीएल का, मेंस का और सीपीओ का, इनके लेवल तो बहुत एडवांस होने वाले हैं। या फिर उसको ये नहीं पता है कि कौन सा सवाल कब पूछना है और कौन से एग्जाम में पूछना है। इस सवाल का लेवल इतना है सर, अगर आप पेपर में इसको करने बैठेंगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 3 से 4 मिनट तो इस क्वेश्चन की केवल और केवल कैलकुलेशन करने में आपको लग जाएगी। इतना लेंथी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं, तो उन्हीं में से ऐसे क्वेश्चन थे जो स्किप करने वाले थे। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए, जिनको मैं आज आपको करवाने लग रहा हूं। चलो सर, एक ठोस गोले, एक ठोस लोहे के खंभे में 3.5 मीटर ऊंचाई और 0.8 मीटर आधार व्यास वाला एक बेलन है। तो पहले तो मैं एक सिलेंडर बना लेता हूं। ये लीजिए, वो कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है 0.8 है। अगर 0.8 इसका डायमीटर है तो सर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.4 हो जाएगी। और वो कह रहा है कि इस खंबे की जो ऊंचाई है वो 3.5 है, तो यहां से यहां तक इस खंबे की जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि इस पर 0.75 मीटर ऊंचाई और 0.2 मीटर त्रिज्या वाला एक अन्य सह अक्षीय बेलन लगाया हुआ है। उसने क्या किया? इसके ऊपर एक और बेलन लगा दिया। और इस बेलन की जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 0.75 है और इसकी जो रेडियस है वो 0.2 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है खंबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, निकटतम मान आपको निकालना है। तो मैं आपको एक बार डेटा सेट करके बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि लगभग आपका आंसर कितना आएगा और आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा के आना चाहिए था। अब सर देखो, इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो मैं बता देता हूं इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। एक तो इसमें ये सर्कल आ रहा है सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया में, तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई 0.4 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस। दूसरा, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर इंटू
एच 3.5 प्लस। उसके साथ साथ इस बीच वाले पोर्शन को अभी बाद में बताऊंगा, इधर आओ। इस छोटे वाले सिलेंडर का ऊपर एक सर्कल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई 0.2 का स्क्वायर प्लस में इसका वक्र पृष्ठ बनेगा 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 0.2 है इंटू, और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है 0.7 प्लस। अब सर एक बार बताओ, ये वाला बीच वाला पोर्शन तो कैलकुलेट नहीं होगा ना आयतन में? कैसे हो जाएगा कैलकुलेट, क्योंकि उस पे तो रखा हुआ है, और अगर आप उसको रख रहे हो तो आप उसको 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले में से बीच वाले का माइनस कर देंगे, तो ये साइड साइड की जो भी पोर्शन होगा वो निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे ये हो जाएगा मेरे पास पाई, कौन सा, बड़े वाले में से छोटा वाला 0.4 का स्क्वायर, यहां लिख देता हूं माइनस 0.2 का स्क्वायर। अब बताइए, यहां से चलो खैर पाई तो कॉमन आ जाएगा, पाई की वैल्यू चली जाती है। बाकी जब आप इसको आगे पूरा सॉल्व करेंगे ना सर, करना पड़ेगा आपको। मैंने तो चलो पहले से सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका लगभग अप्रोक्स जो वैल्यू निकल के आएगी वो 9.65 या 9.9 के समथिंग निकल के आएगी, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वहां से आप जो सही ऑप्शन लगा के आते, वो कौन सा लगा के आते, 10 लगा के आते। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता आपका, 10, क्योंकि वो कह रहा है दहाई के स्थान तक पूर्णांकित वर्ग मीटर में बताइए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए, तो इसका आंसर कितना होगा सर, 10 हो जाएगा। सर एक अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको हेक्सागोन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि ए बी सी डी ई एक नियमित षष्ठभुज है। षष्ठभुज क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी 6 की 6 भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो वो कह रहा है एक नियमित षष्ठभुज है। ये बना लिया जैसा बना। अब अगर मैं इसका नाम दे दूं जैसे वो कहलवाना चाह रहा है मुझसे, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, एक नियमित षष्ठभुज, इसका एडी विकर्ण ए से लेके डी की जो लेंथ दे रखी है, ये कितनी दे रखी है आपको, 12। तो सर ए डी की जो आपको लेंथ दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, 12 के बराबर दे रखी है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एरिया होता है षष्ठभुज का, वो अगर आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है तो होता है 3√3/2, और इसका स्क्वायर यही होता है। अब मैं आपको जरा छोटी सी चीज इसमें बता देता हूं कि इसको करने का तरीका क्या था। सर जब मैं इसको यहां से काटता हूं, 1 2 और 3, ये इसके 3 विकर्ण आते हैं बनके, और भी बन सकते हैं लेकिन मैं 3 ही बना रहा हूं। ये इसका होता है मिड पॉइंट। अगर इस मिड पॉइंट से, सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, अगर इस मिड पॉइंट से एक ऐसा सर्कल बनाया जाए, तो सर्कल जो बन के आता है ना साहब, वो ऐसा बन के आता है जो इसकी बाहर के सारे की सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ निकलता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, जिसको अपन सरकम सर्कल बोलते हैं। अच्छा सर, अगर ये सरकम सर्कल है, अगर ये सरकम सर्कल है, तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी, यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी। तो अगर ये पूरी मुझे 12 दे रखी थी, ये तो सारी बराबर होती हैं, अगर ये 12 दे रखी थी तो ये कितनी हो जाएगी सर, यहां से यहां तक 6, और ये भी कितनी होगी सर, यहां से यहां तक 6 होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक बार बताओ, अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है दोनों, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल बराबर होंगे। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 360 के 6 हिस्से करूं तो ऊपर वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का। अरे भाई ये 60 हो गया,
बचा 120, 120 में भी दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो गया और ये वाला भी 60 डिग्री हो गया। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों की तीनों साइड बराबर बराबर हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 6 तो इसकी साइड भी कितनी निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। और यही इसका कॉन्सेप्ट था। जितनी इसकी यहां से यहां तक की लेंथ होती है वही इसके साइड के बराबर होती है। अगर डायरेक्ट पता था तो कराते। अगर AD बराबर 12 है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 6। खत्म हुई बात। फिर किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है सर। और 6 रखेंगे तो 36 लिख लो, चाहे 6 × 6 लिख लो। 2 से कट गया, 3 बार ये हो गया, 18 × 54, 54। तो आंसर आ गया आपका 54√3। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जहां पे मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट बताना चाहिए वो मैं बता दूंगा। कैलकुलेशन करने में मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट बताने वाला होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सर आपका, एक व्यक्ति 18,000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं जरा। एक व्यक्ति 18,000 रुपए 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो एक बात बताओ, एक आदमी ने अगर 18,000 रुपए 10% की दर से किसी को 4 साल के लिए उधार दे दिए, ठीक है, उधार लेता है, अरे किसी से उधार ले रहा है वो, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो इसका मतलब उसको 7,200 रुपए का ब्याज देना होगा कि नहीं देना होगा, मुझे बताइए आप। अब वो क्या करता है, वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 साल के लिए 15% की दर से उधार दे देता है। मतलब मैं हूं, मैंने किसी से 18,000 रुपए ले लिया और वो 18,000 रुपए मैंने किसी दूसरे आदमी को दे दिए, तो मुझे जो ब्याज चुकाना है वो कितना चुकाना है, और मुझे जो ब्याज मिल रहा है जरा कैलकुलेट करते हैं कितना मिलेगा। तो 18,000 अगर मैंने किसी को दिया 3 साल के लिए 45% से, तो जरा मैं चेक कर लेता हूं कि मुझे कितना ब्याज मिलेगा। 2 0 से 2 0 कट गई सर, तो 18 × 54 45, तो ये हो जाएगा सर 8,100। कितना ब्याज मिलेगा, 8100 रुपए का आपको ब्याज मिल जाएगा। तो इतना पैसा मुझे मिलेगा 8,100, इसमें से 7200 रुपए मुझे पे करने हैं। तो इसका मतलब जो 900 रुपए बच गए वो किसके लाभ हुआ, मेरा लाभ हुआ। तो मैंने जो सामने वाले से 4 साल के लिए पैसा लिया था ना, और सामने वाले को 3 साल के लिए पैसा दे दिया, तो ये तो मुझे 8,100 रुपए दे रहा है, और मुझे कितना पैसा चुकाना है, 7200 रुपए। तो मैंने कितना कमा लिया, 900 रुपए। क्या पूछ रहा है, प्रति वर्ष लेन देन में उसका औसत लाभ कितना होगा। ये 900 रुपए का प्रॉफिट उसने कितने साल में कमाया, 4 साल में कमाया, क्योंकि उसने तो 4 साल के लिए लिया था ना। अगर 4 साल का प्रॉफिट 900 रुपए है, तो फिर 1 साल का जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा सर, 225 रुपए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट होगा। आई बात समझ में? सिंपल सिंपल से 2 फॉर्मूले लगाए और अपन उसके एंड तक पहुंच गए, रिजल्ट तक। चलिए, तो अभी अपन केवल 10वें नंबर पे सवाल पे आए हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम बच्चे करके आए हैं, या मैं कहूं कि वो क्वेश्चंस हैं जिनको लगभग कोई भी करके नहीं आया। तो आप देखिए आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर से किसका क्वेश्चन आ गया सर, 3D का। इससे पहले भी 3 क्वेश्चन है जो मैं 3D के आपको करवा चुका हूं। अगर 10 में से 4 सवाल ऐसे हैं जो 3D से हैं, इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, वॉल्यूम निकालना। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, 3D का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आप नहीं समझ पा रहे। तो अगली बार जब पेपर देने जाओ तो इन समस्याओं को तैयार करके जाइएगा कि 3D अगर पेपर में कैलकुलेटिव आ रहा है तो हमें करने में दिक्कत हो रही है, तो आप पहले 3D के कैलकुलेटिव जितने भी क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करिए, बाद में बात की देखी जाएगी। चलो सर, एक ठोस शीर्ष एक शंकु के आधार का है। एक
ठोस शीर्ष एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कैसे भी बना लो, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया एक हेमिस्फेयर, थोड़ा नीचे बना लेता हूं ये वाला, और वो कह रहा है कि ये जो हेमिस्फेयर है ना, इसके ऊपर अपन ने एक शंकु बनाया हुआ है। या तो इसको नीचे रख लो या इसको ऊपर रख लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, लट्टू जैसा है ये लीजिए। अब आपसे पूछा गया यदि ठोस गोले का आयतन, इस पूरे का आयतन, ठोस का आयतन कितना है 2816 है, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए शीर्ष की ऊंचाई, हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक की, पूरे शीर्ष तक की ऊंचाई बतानी है, पूरी हाइट कितनी होगी। तो पहले तो भाई देखो ये दे नहीं रखी, यहां से यहां तक की हाइट में h मान लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालूं तो आप कहोगे पहले सो अर्धगोले का वॉल्यूम निकालिए। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, प्लस उसके बाद इसके ऊपर जो ये शंकु रखा हुआ है इसका आयतन निकालिए। इसका आयतन कितना होगा 1/3 पाई इंटू रेडियस कितना है r² इंटू हाइट कितनी मानी है आपने h बराबर, और ये बेटा आपको किसके बराबर दे रखा है, दोनों का वॉल्यूम 2816 के बराबर। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो सर देखो 1/3 पाई में कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया 1/3, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, अंदर आ जाएगा 8 8 64 8 512, और 512 का जब डबल कर दोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1024 प्लस ये हो जाएगा 64h, और बराबर में किसके होगा सर ये 64h 2816 के। ठीक है, अब जो कट रहा है सो काट दो, नहीं कट रहा है रहने दो। जैसे 2 से काट लिया, 11 से काट लिया 2 बार, और 11 से मैंने इसको काटा, 11 2 22, 6 बच गया, 11 5 55, 11 6 66, पूरा पूरा कट गया। फिर 2 से इसको काट लिया तो मैंने कट गया है 128 128 बार। अब क्या करें, एक काम करो 64 से काटो कॉमन लेके, 64 कट गया, और 64 से कटेगा ये 16 बार, क्योंकि 1024 जो होता है ना वो 2 की पावर 10 होता है, और 64 होता है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4 बचा 16, और 64 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। अब देखो 7 21 दूनी 42, तो ये हो गया 16 प्लस h इज इक्वल्स टू 42। तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी सर मेरे पास 26 निकल के आ जाएगी, 42 में से 16 माइनस करने पर। तो जो h आया वो कितना आ गया 26। वो पूरे की हाइट पूछ रहा था, इस पूरे लट्टू की हाइट। यार ये रेडियस तो मेरे भाई ये भी तो रेडियस होगी 8, ये भी तो त्रिज्या का काम कर रही है। तो अगर यहां से यहां तक ये 26 है, उसमें अगर 8 जोड़ दिया जाए तो इसकी पूरी जो हाइट निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 26 और 8 34। मेरी बात समझ पाए आप लोग, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन 34। अब गलती क्या हो जाएगी, गलती ये होगी कि जब आप हाइट निकाल लेंगे 26 और आपकी नजर जाएगी यहाँ पे, तो जल्दबाजी में लगा के मत आ जाना। ये जो हाइट निकल के आई है ये कोन की निकल के आई है, लेकिन पूरा लट्टू की जो हाइट होगी वो 8 ज्यादा होगी, तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। मेरी बात समझ पाए, चलिए। P और Q विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। देखिए सर, एक वृत्ताकार पथ है, अगर मैं बात करूं आपसे वृत्ताकार पथ की तो अपन ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है सर्कुलर, और 2 लोग यहां से चलना शुरू करते हैं, एक P है और एक Q है, विपरीत दिशाओं में। मतलब अगर मैं मान लूं कि P इधर की तरफ चल रहा है और Q इधर की तरफ चल रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। P जो है वो 1 मिनट में पथ के 2 चक्कर लगा लेता है।
ये यहां से चल रहा है, 1 और 2 चक्कर लगाए तो कितनी मिनट खत्म हो गई? 1 मिनट खत्म हो गई। एक बात बताइए, अगर मैं एक चक्कर की कुछ दूरी मान लूं, मैंने मान लिया लो 12 किलोमीटर का एक चक्कर है, आप 10 मानो, 3 मानो, 1 मानो, आधा मानो, कुछ भी मानो जो आपको अच्छा लग रहा है। अपन ने कितना मान लिया? जैसे 12 किलोमीटर। अगर यार ये एक चक्कर और 2 चक्कर लगाने में 1 मिनट ले रहा है तो 2 चक्कर में 24 किलोमीटर चल लिया होगा। इसका मतलब अगर ये 24 किलोमीटर चल रहा है तो 24 किलोमीटर चलने में कितने मिनट ले रहा है? 1 मिनट। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से। आगे क्या बोल रहा है? Q उसी समय में, मतलब एक ही मिनट में पथ के 3 चक्कर लगाता है। 1 2 3 चक्कर लगाया तो 36 किलोमीटर चल लिया। तो Q चल रहा है 36 किलोमीटर, वो भी कितने मिनट में? 1 मिनट में। आई मेरी बात समझ में? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है 2 मिनट तक चलते हैं, आरंभ 2 मिनट तक चलेंगे। तो 2 मिनट तक अगर वो चलेंगे तो एक काम बताओ, जब ये यहां से निकला और ये यहां से निकला तो इनकी कहीं एक मुलाकात तो होगी कि नहीं होगी? कहीं ना कहीं तो। पहली मुलाकात, फिर दोबारा कहीं और मिलेंगे तीसरी बार। तो मैं देखता हूं कि ये 12 किलोमीटर के चक्कर में इतनी इतनी स्पीड से चलते हैं तो कितनी कितनी देर बाद इनकी मुलाकात होगी, या पहली मुलाकात इनकी कब होगी? तो आप कैसे निकालते हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और सर दोनों को मिलने के लिए कितने किलोमीटर चलना है? 12 किलोमीटर। और जब दो चीजें एक ही टाइम पर चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती? तो सर 24 और 36 की रिलेटिव स्पीड आएगी 60 किलोमीटर प्रति मिनट। आएगी कि नहीं आएगी? तो आप कह सकते हो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 12 से 5 कट गया, 1/5 मिनट। तो इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड में बदलने के लिए तो ये कट गया मेरे पास 12। इसका मतलब ये है कि 12 सेकंड के बाद इनकी मुलाकात होगी। हर 12 सेकंड में ये लोग मुलाकात करेंगे, हर 12 सेकंड में। तो 2 मिनट में ये कितनी बार मिलेंगे वो ये पूछ रहा है। भाई 2 मिनट का मतलब कितने मिनट सेकंड हो गए? 120 सेकंड। और 12 सेकंड में एक बार मिल रहे हैं तो टोटल मुलाकातें कितनी हो जाएंगी? 10। तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। क्या बोल रहा था वो? वे आरंभ समय और समाप्ति समय के बीच। नहीं सर, ये जो 10 बार मिल रही है ना, ये 10 बार मिल रही है जिसमें पहले वाला टाइम भी तो होगा, जब चलना शुरू किया होगा वो वाली मीटिंग भी तो होगी कि नहीं होगी इसमें? तो 10 बार नहीं मिल रही, वो बीच का समय पूछ रहा है कि बीच में ही कितनी कितनी बार मिलेंगी। 120वें सेकंड में तो लास्ट में मिल जाएंगी ना। तो आप कहोगे नहीं सर एक कम करना पड़ेगा, कितनी बार मिलेंगी? 9 बार इनकी मुलाकात होगी। आई बात समझ में? 9 टाइम्स ये लोग मिल रहे होंगे। इसका ध्यान रखना, क्योंकि वो बीच वाला पूछ रहा है, वो टोटल मुलाकातें नहीं पूछ रहा। बीच में कितनी मुलाकात होगी, शुरुआत की मुलाकात और एंड की मुलाकात को अगर काट दिया जाए तो। चलिए सर आपका जो क्वेश्चन है वो बार ग्राफ से है और आपसे पूछा गया है कि इस बार ग्राफ में जो डेटा दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और हमारे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या दे रखा है सर? निम्नलिखित बार ग्राफ 2015 से 2020 तक XYZ कोई कंपनी है, इसके फंड के प्रवाह को दर्शाता है। 2015 से 2017 फंड में वृद्धि की औसत दर बताइए कितनी हो गई। मतलब 2015 से 2016 में कितनी वृद्धि हुई, 2016 से 2017 में कितनी वृद्धि हुई, उन दोनों सालों का औसत पूछ रहा है आपसे कितना होगा। करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, फिर परसेंटेज का औसत निकालें। दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, मैंने दोनों तरीके से सवाल करके देखा है, अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, और दोनों ही तरीके से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो लगभग सेम निकल के आ रही है। आप कैसे भी करके देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको आ रहा है, क्योंकि आपको तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। तो अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है तो सीधा करते हैं। कैसे करते हैं सर? सीधा मैं बताता हूं। देखिए कि 22.37 से आपका कितना हो गया? 29.52 हो गया। मैंने करने का दूसरा भी तरीका बता दिया, लेकिन वैल्यू वहां से भी आपकी लगभग सेम निकल के आ रही है।
22.37 से 29.52 हो गया। तो अगर इसका माइनस कर दिया जाए 29.52 में से 22.37, तो आप कहेंगे ये मेरे पास बच जाएगा 7.15, 7.15। तो इन 2 सालों में जो आपकी वृद्धि हुई वो हो गई 7.15 की। और वृद्धि हमेशा पुराने वाले पे, ओल्ड पे निकालते हैं, किस पे हुई होगी? 22.37 इंटू 100। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे ना सर, काट पीट के पूरा, तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो लगभग कितना आएगा? 15 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और आपसे पूछा गया है निकटतम मान बताइए, तो निकटतम मान आप कितना बताते? 16 बताते। सॉरी, माफ करना, एक सेकंड रुकिए। यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी ना आपकी, वो इतनी नहीं आएगी। ये तो 1 और 1 2 साल का कंबाइंड है ना। लेकिन अगर वो 2 साल का, माफ करना मैं भूल गया था, 2 साल का क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। ये कंबाइंड है। और अगर एवरेज पूछ रहा है तब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपकी जो वैल्यू आएगी 18 पॉइंट, सॉरी 15 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आप आंसर कितना लगा के आएंगे? 16%। मैं कैलकुलेशन में समय खराब नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट आप मुझसे सीख लीजिए पूरा पूरा। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही बताया जा रहा है यहाँ पे? बी ऑप्शन सही बताया जा रहा है। सर देखो, झूठ की क्या बात है। 5वां या 6ठा सवाल आ रहा है अपना 3D से। मैंने अभी बताया था 3D में आप लोगों को सवाल करने में समस्या आ रही है, तो अब अगली बार जब पेपर देने जाएं तो 3D के सवालों को बेहतर तरीके से सॉल्व करके जाएं। ठीक है, चलिए। ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर समतल काटा जाता है। देखो सर, वो कह रहा है एक कोण है, इसको क्या किया? इसके समांतर काट दिया। तो एक ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया और एक नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। आई बात समझ में? और काटा कैसे है? आधार से कुछ दूरी पर काटा जाता है h/5। अब मैंने आपको ये पहले भी एक सवाल कराया था, तो मैंने ये कहा था जरूरी नहीं है आप उसकी दी हुई हाइट और उसकी दी हुई रेडियस से ही सवाल को करें। हम कम से कम इनके अलावा कुछ और डेटा मान के सवाल के जवाब के नजदीक तो पहुंच सकते हैं, उसके जैसा फॉर्मेट तो तैयार कर सकते हैं, और जो सेम फॉर्मेट होगा सवाल के उत्तर के जैसा, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो हम क्या करें, वो कह रहा है h/5 ऊंचाई से काट दिया। तो अगर मैं इसको 5 मान लेता हूं और इसकी हाइट को भी कितना मान लेता हूं? 5 मान लेता हूं। तो सर पता है आपने क्या किया? यहां से यहां तक मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, उल्टा हो गया, ये 1 काट दिया। तो 1 काट दिया तो ऊपर वाले की जो हाइट मेरी बच रही होगी वो कितनी बच रही होगी? 4 बच रही होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर ये 1 और 4 बच रही है, तो यहां से इसकी, अगर ये रेडियस 5 है तो ये भी कितनी होगी? 4 हो जाएगी। क्योंकि जिस रेशो में हाइट डिवाइड होती है, अगर समतल काटा जाए तो उसी रेशो में उसकी रेडियस को भी डिवाइड किया जाता है। आई बात समझ में? अगर ये 1 और 5 के अनुपात में है तो ये भी इसी अनुपात में होगी। चलिए सर आगे चलते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है क्या कि परिणामी शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक के, एक सेकंड रुकना मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्टम। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर? πr/l। तो सबसे पहले तो इसकी l निकालनी पड़ेगी। l निकालने के लिए ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 1 है तो ये 1 होगा। तो अगर भाई ये पूरी 5 है और यहां से यहां तक ये 4 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √2। ऐसे ही अगर मैं यहां से यहां तक निकालूंगा 4 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√2। आई बात समझ में? चलो, वो कह रहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस नीचे वाले पोर्शन का, और उसका फॉर्मूला होता है πr1 प्लस r2, πr1
प्लस R2 इंटू हाइट कितनी है इसकी h1, सॉरी स्लैंट हाइट कितनी है √2 रेशो। फिर बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कोन, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो इसका वक्र पृष्ठ आएगा, और वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई इंटू आर कितना है 4, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है 4√2 प्लस, और इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, नीचे वाला सर्कल भी तो आता है भाई, तो इसका एरिया नहीं लिखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 16। देखो भाई पाई पाई और पाई कट रहा है, पाई से सिंप्लीफाई कर लिया। अब मेरे पास बच गया यहां पे कितना, 9 और 5 14, 14 कितना बच रहा है 14 इंटू √2, यही बच रहा है ना सर, ठीक है ना, 2 पाई आर एच रेशो। अब यहां कितना बच गया सर हमारे पास, अगर मैं इन दोनों में से 16 कॉमन ले लेता हूं तो ये बच जाएगा मेरे पास √2 + 1, यही बचेगा √2। अरे सर एक सेकेंड, मैंने डबल डबल करके लिख दिया इसको, ये कितना आएगा 5 और 4 9 ही तो आएगा टोटल, R1 + R2, एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार 4 को गलत कर दिया, 9√2। अब आप देख लीजिए सर 9:16 किस में बन रहा है, पहली बात तो 9:16 पूरा पूरा बनेगा, चाहे आप H और R का इस्तेमाल करिए कि नहीं करिए, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। आप फॉर्मेट चेक करो, R+1, यहाँ L की वैल्यू कितनी है √2 है, L की वैल्यू कितनी है √2 है, तो R+1, R की वैल्यू मेरी कितनी थी 1 थी, तो कौन से वाले फॉर्मेट में खरा उतर रहा है, इस वाले फॉर्मेट में खरा नहीं उतर रहा, किस में खरा उतर रहा है, सी ऑप्शन, दोनों लगभग दिखने में एक जैसे हैं, 9:16, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका R+L, यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने तभी तो आपसे कहा कि क्या जरूरत है आपको H और R यूज करने की, क्योंकि H और R आप यूज करोगे ना तो वो फालतू में लेंदी होगा, और लेंदी करने से सर कोई मतलब नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A B C और D इतने इतने हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अगर यहां से बात की जाए A की, B, C और D, जिसके अलग अलग आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स कितने कितने दे रखे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं सर 6 और 3, 6 और -3, दूसरा दे रखा है -4 -2, तीसरा आपको दे रखा है 3 और 1, जिस सीक्वेंस में दे रखा है उस सीक्वेंस में ही लिखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सर, ध्यान रखिएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के आपके पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने क्या किया, यहां पे एक डायगोनल ले लिया, AC ले सकते हैं डायगोनल। अब यार अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, और उस ट्राइंगल के मेरे पास 1 2 3 तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 से जब आप एरिया निकाला करते थे तो याद करिए आपको क्या सिखाया गया था, 1/2 रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही सिखाया गया था, इसका आ जाएगा एरिया। ऐसे ही इससे इससे और इससे इसी फॉर्मूले से इसका एरिया आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इस सवाल को करने का एक आसान तरीका बताता हूं, कैसे करिए। आप क्या करिए, जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं आप उनको P और Q, P/Q की फॉर्म में लिख दीजिए। ये है 6/-3, ये है -4/-2, समझना मेरी बात को ध्यान से, ये है आपका 3 और 1, ये है आपका 5 और 0। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 माइनस का, 4 एकम 4 माइनस का, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। और जो भी वैल्यू नेगेटिव आती है हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं हमेशा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। 4 दिया, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, -4 -2 6 -3 -4 -2 3 1 5 और 0, बिल्कुल ठीक है। यहाँ था मैं 5 1 5 आ गया सर, ठीक है। 3 दूनी 6 माइनस का हो गया, 4 दिया 12, ये हो गया हमारा प्लस का, ठीक है। तो जब अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास टोटल, जब माइनस कर देंगे 12 और 5 17, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और आप जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, ये 27। एक सेकंड रुकना, कोऑर्डिनेट्स अपन ने शायद थोड़ा सा गलत उतार लिए। 20, इसका एडिशन यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं वापस से लिख देता हूं बेटा, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये आपका दे रखा है 6/-3, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है -4/-2, और ये आपका दे रखा है 3 और 1, यहां पे आपका दे रखा है 5 और 0। करते हैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो। तो आप कहोगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 5 1 जा 5, तो 12 और 5 माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 6, ये आ गया 12 और 6 18, और माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 13। यही आ रहा है क्या हमारा यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए आप।